यासीन भटकल जब आता है रक्सौल से, नेपाल से, तो बिहार की पुलिस उसे सवाल जवाब करने के लिए बेताब है और आप रोक देते हैं। क्या संदेश देते हैं? पटना में धमाकों के बाद वोट बैंक और सुरक्षा के सवाल पर समझदारी दिखाने की सलाह नीतीश को बीजेपी के नेता यूं ही नहीं दे रहे। इंडियन मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकी यासीन भटकल जब बिहार नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था, तब आरोप लगे थे कि बिहार पुलिस को नीतीश ने पूछताछ तक नहीं करने दी थी। उस समय हम लोग कहते रह गए कि भाई भटकल से इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब वो इन इलाकों में घुमा है तो किनसे मिला और क्या क्या किया। किसी व्यक्ति ने यासीन भटकल से कुछ नहीं पूछा। बोधगया सीरियल ब्लास्ट के बाद यासीन भटकल पकड़ा गया था। इस बार भी आईएम पर पटना धमाकों का आरोप है। बिहार पुलिस के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी सरकार ने कभी आईएम को गंभीरता से लिया ही नहीं। ये सॉफ्ट टारगेट आईएम के लिए बहुत पहले से था, ये सबको जानकारी थी। नई जानकारी होना माने कंप्लीट फेलियर की बात है। एक बार फिर ब्लास्ट के पीछे आईएम का हाथ बताया जा रहा है और नीतीश पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। ये रेड क्रॉस सोसाइटी एक है जो पटना के गांधी मैदान से सटा हुआ है। यहाँ पर कम से कम 10-15 एम्बुलेंस तो रखे ही जा सकते थे एहतियात के तौर पर। हालांकि केंद्र के अलर्ट से बिहार पुलिस इनकार कर रही है। इनपुट स्पेसिफिक नहीं है। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, ये जानकारी सामान्य तौर पर दी जाती है। तो क्या वोट बैंक के लिए आईएम को बचाया जा रहा है? हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं, उनके सामने हैं बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी जी, मीम अफजल साहब हमारे सामने हैं। जेटली साहब ने भी आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए ये हो रहा है। आप क्यों कह रही हैं ये वोट बैंक के लिए हो रहा? देखिए, कुछ एक चीज़ों को आपको देखना होगा कि जिस तरीके से बयान हुए, और ख़ास तौर पे क्योंकि मीम अफजल साहब कांग्रेस से हैं, तो मैं 2-3 बयान इनको याद दिलाना चाहती हूँ जो हाल के हैं। जो इनके बड़े नेता राहुल जी का बयान था आईएसआई और कुछ मुसलमान बच्चों को लेकर। उसके बाद दूसरा बयान था ट्वीट के रूप में, 2-3 ट्वीट्स आए दिग्विजय जी का। तीसरा बयान था जनार्दन द्विवेदी जी का। और उसके बाद इस तरीके की चीज़ होना, क्योंकि जो व्यक्ति Z+ सिक्योरिटी में है वो सीधे तौर पे गृह मंत्रालय की निगरानी में है। और ऐसे समय पर जब राष्ट्रपति दौरे पर है उस राज्य के, तो एक दिन पहले राष्ट्रपति आए, तो क्या इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो राष्ट्रपति महोदय के लिए भी की गई थी? और बावजूद उसके 24 घंटे के अंदर ये रैली थी, और उस 24 घंटे के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो अप नहीं किया गया। वोट बैंक का इल्जाम क्यों है? एक बेसिक चीज है। नहीं, वोट बैंक का मैं वोट बैंक का इल्जाम इसीलिए बता रही हूँ कि वोट बैंक का इल्जाम इसलिए है कि पहली चीज तो आप कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को दागदार बनाना चाहते कि वो आईएसआई की तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ उसका जो फायदा है वो आप अपने वोट बैंक के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन जब आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा देश कुशासन की तरफ और उन सब मुद्दों पर इकट्ठा हो रहा है, तो उसी वजह से आप उसको खिसकाना चाहते हैं। कल मैं कलकत्ता में थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि ये बंगाल की भूमि ऐसी भूमि है जहां पर बंगाल के बंटवारे को लेकर लोगों ने, हिंदू मुसलमान सब होते हुए, वंदे मातरम का नारा लगाया, और उस वंदे मातरम के नारे को कभी कम्युनल नहीं पाया। और बंटवारे आपका सिर्फ 1.25 मिनट रह गया, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको मीनाक्षी जी। और ऐसा क्या हुआ? अफजल साहब, आरोप ये कि ये वोट बैंक की राजनीति की वजह से का फायदा आईएम जैसे संगठन ले लेते हैं। देखिए किशोर जी, पहली बात तो है कि अगर वोट बैंक की राजनीति माइनॉरिटी को लेकर के होती है, तो अगर हम इनकी बात मान भी लें मीनाक्षी जी की, तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी का वोट तो हमें मिलेगा ही नहीं अगर हम इस तरह की राजनीति करेंगे। तो इसमें वोट बैंक की राजनीति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेजॉरिटी का माइंडसेट फर्क है। वोट बैंक की राजनीति, पोलराइजेशन तो भारतीय जनता पार्टी का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, आप मीनाक्षी जी जब ये बात कहती हैं कि आईएम को किसी तरह की सपोर्ट देने से मुसलमान किसी एक पार्टी को वोट डाल देगा, तो बुनियादी तौर पर आपका शक जो है मुसलमानों पर ज्यादा जाहिर होता है, ना कि कांग्रेस का। तो आपको इस तरह की चीजों से परहेज करना चाहिए। खौफ बना के बिठा रहे हैं। देखिए, हम बिल्कुल खौफ नहीं बना करके दिखा रहे हैं, और हमको खौफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति सामने है, और मुसलमान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
इस देश के अंदर कौन लोग उनके दोस्त हैं और कौन लोग उनसे थोड़ी पुरखाश रखते हैं या उनके खिलाफ राजनीति करते हैं। अफजल साहब, क्या ये हकीकत है कि यासीन भटकल जब पकड़ा गया था तब आपको नहीं लगता बिहार पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए थी? वो उन इलाकों में घुमा था जो आज इल्जाम लग रहा है, वो उस वक्त भी लगा था, ये नहीं कि अब लग रहा है, ये तब भी लगा था। देखिए, उस वक्त ये खबरें आई थी, इसका जवाब तो नीतीश कुमार और उनकी सरकार देगी, मैं नहीं दे सकता हूं। आप मानते हैं कि क्यों उनसे पूछताछ नहीं की या क्या नहीं किया, लेकिन ये कहना कि एक पर्टिकुलर, आप ये बात क्यों मान के चलते हैं किशोर जी तो आपने कि अगर आईएम के भटकल को अगर भटकल से पूछताछ नहीं की गई तो इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, ये सरासर एक इल्जाम है और मुसलमानों की बेइज्जती करने के मुतरादिफ है कि आप ये समझते हैं कि आईएम को सपोर्ट करने न करने से मुसलमान का कोई ताल्लुक है। हमारा ये मानना है कि मुसलमान ये मानता है कि इस देश में आतंकवादी कोई भी हो वो हमारे देश का दुश्मन है। जी यकीनन, कोई भी हो ना, फिर उसका धर्म नहीं देखना चाहिए। जब यासीन भटकल ने जब पकड़ा गया, वो इन इलाकों में घूमा, उस वक्त वहां पूछताछ नहीं हुई। दूसरी बात, एनआईए की जो रिपोर्ट है यासीन भटकल की पूछताछ की, उसमें इसी शख्स का नाम आता है, ये इसी तहसीन का जो इन धमाकों में जिसका नाम आ रहा है, जिसमें वो पकड़ा गया है, तो या पकड़ा जाना है, तो ये तभी से तार खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन उनको जोड़ा नहीं गया। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एजेंसी इसकी रिपोर्ट थी और सतर्क पहले किया गया 23 तारीख को, उसके बारे में आप सारे टेलीविजन आज दिखा भी रहे हैं। अब ये स्टेट सरकार को जो वहां पर कदम उठाने चाहिए थे या उसमें जितना सतर्क रहना चाहिए था, उसमें कुछ कमी नजर आती है, इससे किसी को इंकार नहीं करना चाहिए। क्या वो कमी इसलिए है क्योंकि और मैं उससे क्या वो कमी इसलिए है कि जिन लोगों पे शक था वो एक खास धर्म के थे, इसलिए ये कमी रह गई? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता हूं कि हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज पर आप इस तरह का इल्जाम लगाएं। मेरे ख्याल में उनके हम राजनीति के ऊपर लगा रहे हैं कि वो किसी का इल्जाम सीक्रेट एजेंसीज पर नहीं है, इल्जाम राजनीति के ऊपर है। राजनीति में सब काम नहीं होते हैं। देखिए किशोर जी, राजनीति से सारे काम नहीं होते हैं। बटला उस केस में भी तो यही हुआ। आजमगढ़ गए नेता, उन्होंने कहा कि यहां पर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत लोगों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, वो अपने आप में सही है, लेकिन गलत लोग इस तरह की नरमी का फायदा भी तो उठाते हैं, ये भी तो हकीकत है ना अफजल साहब। सवाल ये है किशोर जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप उसका कोई जिक्र भी करें और अपनी डिबेट के अंदर उन लोगों का भी जिक्र करें जो पकड़े गए 6-6, 7-7, 8-8 साल तक भी वो जेलों में रहे और उसके बाद बाइज्जत तरीके पर बरी हुए। इससे क्या जाहिर होता है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बताती हूँ क्या जाहिर होता है। जी मीनाक्षी जी, जवाब आपका। हमारा कहना यह है, बताती हूँ, इससे जाहिर होता है कि अगर आपके पास आपने लचर रवैया रखा, आपने पुलिस को अपना काम नहीं करने दिया, आपने एनटीआरओ, आईबी और तमाम ऐसी एजेंसी को बर्बाद किया और यहां तक कि आज की तारीख में मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे यूनिट्स के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। ये कांग्रेस सरकार की देन है भारत को। और खास तौर पर जब 11-11 साल तक, 10-10, 8-8 साल तक मुकदमा लटकता है और आप उसको परसू नहीं करते, और ऐसे में एक चीज की तहकीकात पहले एटीएस करती है, उसी चीज की तहकीकात सीबीआई करती है, और जब तक राजनीतिक मसले जो हैं वो सही नहीं होते तो एनआईए को आप बीच में लेके आते हैं। ये आपने किया है इस देश के साथ, और इसी गद्दारी के लिए कम से कम आपको हटना चाहिए। इससे बड़ी कोई देश के दुर्भाग्य नहीं हो सकता किसी देश का कि एफबीआई की रिपोर्ट पे सीआईए जांच करेगी और उसके बाद होम डिपार्टमेंट जांच करेगा। किसी देश में ऐसा नहीं होता। आपने कहा इतने साल मुकदमे के बाद लोग छूट जाते हैं। जी हाँ, यकीनन छूट जाते हैं, वो बेकसूर होते हैं जो छूट जाते हैं, क्योंकि अदालत उनको बेकसूर मानती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बाकी जो कसूरवार हो सकते हैं उन पर ढील दे दी जाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपसे मैं 100% एग्री करता हूं। जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जिस तरह की घटना हुई है कल, हालांकि ये जैसी भी थी जो भी है, इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रिया आ रही हैं, लेकिन विषय जो है वो पूरा है, तहकीक होने के बाद सामने क्या आता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई भी हो इसमें फांसी चढ़ा देना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है, ये हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है,
हमारा ही जो परंपराएं हैं, हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके लिए नासूर का काम करेगा। और रैली आज बीजेपी की हुई है, कल कांग्रेस की होगी, परसों नीतीश कुमार की भी हो सकती है। अगर ये सिलसिला कभी आगे चलता है, ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। वक्त आपका खत्म होता हुआ अफजल साहब। मीनाक्षी जी, आप अफजल साहब की इस बात से तो सहमत है, लेकिन अब बात जो बार बार उठ के आ रही है, उधर बिहार सरकार ने एक्शन नहीं लिया, ये बार बार इल्जाम लग रहा है और तब भी लगा था। नहीं, देखिए, मैं मीम अफजल साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और बल्कि यही दुख मुझे भी है कि एक कौम को आप आईएसआई के साथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस कौम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो कि राहुल गांधी जी ने की। और दिग्विजय सिंह लगातार जब बाटला हाउस और ऐसे सब तमाम एनकाउंटर्स और इन सब के ऊपर बयानबाजी करते हैं, तब भी आप उस कौम के लिए गलत मैसेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कौम टेररिस्ट पॉइंट आपका लिया मीनाक्षी जी। कुछ एक लोग अफसोस वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनाक्षी लेखी बीजेपी से और मीम अफजल साहब कांग्रेस से हमारे साथ थे। आपने सुना, हम भी फिर वही कहेंगे कि किसी गलत को, किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ वो प्रताड़ना भी नहीं होनी चाहिए जो अदालती प्रक्रिया में होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो आतंकी या जो गलत लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उनको फायदा उठाने दिया जाए नरमी दिखाकर। चमन भारती हमारे दर्शक है, लिखते हैं, वोट बैंक के लिए हर पार्टी किसी खास वर्ग को हमेशा से बचाती रही है, ये देश के लिए खतरनाक है। हमारे एक और दर्शक हैं अजीत पांडे साहब, वो लिखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से बिहार आतंकियों की पनाहगाह बनता जा रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति कम से कम इस मामले में न हो।